नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। विदेशों में कालाधन रखने वाले 3 कारोबारियों के नाम का खुलासा सुप्रीम कोर्ट ने। केंद्र सरकार ने बताया सुप्रीम कोर्ट में नहीं छिपाई जा रही है कोई जानकारी। 24 नवंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। महीने भर चलने वाले सत्र के दौरान होंगी 22 बैठकें। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट के लिए 3 नवंबर से नामांकन। शिवसेना ने किया बीजेपी को समर्थन का ऐलान। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक दल की बैठक कल। भारत दौरे पर वियतनाम के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल करेंगे मुलाकात। दोनों देशों के बीच होंगे कई अहम करार। और आइए देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। और पहली खबर में बात होगी काले धन की। जी हां, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आज दायर किए हलफनामे में विदेशी बैंकों में कालाधन रखने वाले 3 लोगों के नाम जाहिर कर दिए, जिनमें गोवा की खनन कारोबारी राधा एस टेम्बोलू, राजकोट के बुलियन कारोबारी पंकज चमनलाल लोढ़िया और डाबर समूह के पूर्व निदेशक प्रदीप बर्मन का नाम शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई कल होनी है। विदेशी बैंकों में कालाधन रखने वाले 3 नाम सामने आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को दायर पूरक हलफनामे में केंद्र सरकार ने इन नामों को उजागर किया है। इसमें राजकोट के बुलियन कारोबारी पंकज चमनलाल लोढ़िया, डाबर समूह के पूर्व निदेशक प्रदीप बर्मन और गोवा की खनन कारोबारी राधा टेम्बोलू के नाम सबूत के साथ दिए गए हैं। हलफनामे के मुताबिक इन तीनों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं और जांच भी चल रही है। जिन लोगों के खिलाफ चार्जशीट होगा उनके नाम को उजागर किया जाएगा। ये ट्रीटी के अनुरूप भी होगा। टेक्निकल इश्यूज को लेकर कभी भी सरकार के मनसा पर सवाल नहीं होना चाहिए। सरकार का मनसा बिल्कुल साफ है कि जो लोग देश को लूटते हैं उनका नाम जनता में उजागर होना चाहिए। नाम सामने आने पर डाबर समूह के पूर्व निदेशक प्रदीप बर्मन का कहना है कि विदेशी बैंकों में उनका वैध अकाउंट है और वो सारे टैक्स चुका रहे हैं, जबकि राजकोट के बुलियन कारोबारी पंकज लोढ़िया ने विदेशी बैंकों में कोई खाता होने से ही इनकार किया है। द प्रोसिक्यूशन वी विल जस्ट रिप्लाई। और हमारा ऐसा कुछ है नहीं, जो भी है हमने बुक्स में जो है वो सब दिखा दिया है और जो भी है हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है। I gave my explanation and once I see the affidavit and I will come back with a proper explanation and a press note. इस हलफनामे में जिन 3 लोगों के नाम बताए गए हैं उनके खिलाफ विदेशी बैंकों में कालाधन रखने के मामले की जांच शुरू हो गई है। हलफनामे में कहा गया है कि सरकार का कोई भी नाम छिपाने का इरादा नहीं है और जांच के दायरे में आने वाले लोगों का नाम वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी। हालांकि मामले में याचिकाकर्ता वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने सरकार के कदम को नाकाफी बताया है। To put it in one line, it's the case of a mountain in labor producing a mouse. The mouse has been produced by the Ministry of Finance and the Attorney General. Go and ask them what they have to say about the mouse. इससे पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली कह चुके हैं कि कांग्रेस के कुछ नेताओं के भी नाम इस सूची में हो सकते हैं। कांग्रेस ने सरकार से जहां विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने का वादा निभाने की बात कही है, तो वहीं वाम दलों ने इस पूरे मसले को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में उठाने की बात कही है। फाइनेंस मिनिस्टर जो रोज बयान दे रहे थे, उन बयानों का क्या हुआ? तभी मैं कहता था कि देश के लोगों को वो गुमराह कर रहे हैं। आज भी हम कहते उन तमाम नामों का खुलासा किया जाए, देश को बताए जाए जो लिस्ट आपके पास है। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा ड्रामा करने के बाद और चुनाव में इतना बड़ा मुद्दा बनाने के बाद जब उनको मौका मिला तो उसके बाद वो इस तरीके से सिर्फ इन 3 नामों के से लेकर सामने आना, ये जो है अपने आप में उनकी जो उद्देश्य जो है उसको स्पष्ट करती है। हालांकि ये आवाज पार्टी के भीतर भी है कि पूरे नाम जाहिर किए जाने चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि कोई कानूनी बाधा नहीं है कि सारे लिस्ट एक साथ बाहर कर दें। हलफनामे में सरकार ने यह भी कहा है कि विदेशी बैंकों में सभी खाते गैर कानूनी हो, ऐसा नहीं है। आरबीआई के नियमों के मुताबिक किसी भी भारतीय को यह हक है कि वो हर साल विदेशी बैंक में वैध तरीके से $1,25,000 जमा कर सकता है। पिछले हलफनामे में सरकार ने कहा था कि दोहरे कराधान समझौते की वजह से काला धन रखने वालों के नाम का खुलासा
तब तक नहीं हो सकता जब तक उनके खिलाफ वित्तीय कानून के तहत अनियमितता की जांच शुरू नहीं होती। विदेशों में जमा काले धन की जांच के लिए केंद्र सरकार ने जस्टिस एमबी शाह की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन भी किया है। 30 अक्टूबर को काले धन के मुद्दे पर केंद्र सरकार समीक्षा बैठक करेगी। रविंद्र सिंह शौराण, राज्यसभा टीवी। और काले धन के इस मुद्दे पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार हरवीर सिंह, जो कि आर्थिक मामलों के जानकार हैं। हरवीर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जिस तरीके से एफिडेविट में नाम सामने आ रहे हैं और जो अब बयान सरकार की ओर से आ रहे हैं, क्या जो आरोप है उनमें माना जाए आपकी नज़र में कि सत्यता देख रही है कि कांग्रेस कह रही है कि या लेफ्ट पार्टियां कह रही हैं कि पहले शोर कुछ और था और अब सामने कुछ और आ रहा है? देखिए, जितना बड़ा ये काले धन के मसले को पॉलिटिकल एजेंडा बनाया गया और लोकसभा के चुनाव में बहुत बड़े पैमाने पर इसके जरिए लोगों को इन्फ्लुएंस किया गया और बताया गया कि भाई देश का इतना बड़ा है काला धन, लोगों ने बाहर जमा कराया हुआ है, देश के लिए कितना अहम है, अगर वापस आ जाएगा और तमाम सारे कदम हम उठाएंगे। अभी तक तो लगता है जो आज जो खुलासे हुए हैं, जो 3 नाम आए, जो बाद में शाम को नाम उसमें जुड़े हैं, जो एफिडेविट की जानकारी आई है, लेकिन है वही एक वो खनन कारोबारी हैं और एक बुलियन ट्रेडर हैं और एक ये बर्मन फैमिली के एक सदस्य हैं। तो इससे तो कोई बहुत बड़ी जानकारी सामने नहीं आई। जो लगातार एक्सपेक्टेशन थी कि सुप्रीम कोर्ट में पहले तो सरकार ने ये कहा कि अभी जो ट्रीटी है उसके मुताबिक हम नाम सार्वजनिक नहीं कर सकते। उसके बाद पॉलिटिकल अटैक हुआ सरकार के ऊपर, सरकार को सफाई देनी पड़ी। वित्त मंत्री ने फेसबुक के ऊपर आकर के लिखा और तमाम सारे इंटरव्यूज़ में कहा कि नहीं, कई सारे नाम हैं और कुछ इशारों में उन्होंने बात की कांग्रेस पार्टी की तरफ। बेहतर होगा कि पॉलिटिकल माइलेज लेने की बजाय किसी भी तरफ से, विपक्ष हो या सरकार में बैठे लोग हों, जो देश के लिए जो सही कदम है वो उठाएं और अगर लगता है कि ये ट्रीटी का उल्लंघन किए बिना नाम बताए जा सकते हैं तो बताए जाए। उसमें कोई भी हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई प्रोफेशनल हो, क्योंकि गैर कानूनी तरीके से अगर देश से कोई भी पैसा लेकर के गया है तो उसको उसका खामियाजा भुगतना चाहिए और देश का जो आम नागरिक है उसका यह हक बनता है कि उसे सही जानकारी मिले और पता लगे कि किस तरीके से देश के साथ इन लोगों ने धोखा किया है। तो ये जिस तरीके से जब यूपीए सरकार थी, यही बयान, इसी तरह की टेक्नोलॉजी या फिर इसी तरह की टर्मिनोलॉजी, यही शब्दावली यूपीए की दिखती थी। विपक्ष में जब बीजेपी हुआ करती थी वो कहती थी कि अब सारे नाम सार्वजनिक कर देंगे, लेकिन वो जब सत्ता में आती है तो वही भाषा बोल रही। क्या ये माना जाए कि सरकार की मजबूरियां हैं, कुछ ऐसी बंदिशें हैं इसलिए ऐसा है, या वाकई मंशा जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं उस पर सवाल खड़े होते हैं? नहीं, देखिए, कुछ तो इसमें बात ठीक भी है कि जो आपने दूसरे देशों के साथ जो समझौते किए हैं उसमें जो शर्तें तय की गई हैं उनका आपको पालन करना पड़ेगा। हो सकता है पॉलिटिकली चीज़ों को दूसरे तरीके से देखते हुए सरकार में जो लोग अभी हैं उन्होंने इस तरह की बातें उस वक्त की थी, लेकिन जब आप सरकार में बैठते हैं तो बहुत सारी बाध्यताएं होती हैं जिनका आपको पालन करना होता है। तो ये तो फैक्ट है कि जो आपसे इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है जिन देशों के जरिए, उनकी कुछ शर्तें तो हैं और ऐसा नहीं है कि आउटराइटली आप सारी सूचना को सार्वजनिक कर देंगे। जैसे अभी इसमें एक टेक्निकल वर्ड आया है कि जिन लोगों का प्रोसिक्यूशन शुरू करेंगे, जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत आ गए हैं। और अभी देखिए, इसमें भी सच्चाई है कि जो आयकर विभाग है कुछ लोगों के खिलाफ अभी जांच कर रहा है, चल रही है। उसमें वाकई कुछ राजनीतिक दलों के लोग हैं जो हो सकता है पहले सत्ता में रहे हों या जो भी है, वो तो अभी चल रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि आप जब चीज़ें साफ हो, अगर आप सार्वजनिक कर सकते हो तो आप कर दीजिएगा। इशारों में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और नहीं तो यही होगा कि जब दबाव आएगा, आपको पॉलिटिकली दबाव आपके ऊपर आएगा तो आप कुछ बात कह करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन उससे कोई खास कोई बात मेरे ख्याल से हासिल होने वाली नहीं है। जैसे अपोजिशन ने जो रुख अख्तियार कर लिया है, अभी आपने बताया ही है कि और जो पार्लियामेंट का विंटर सेशन शुरू होने जा रहा है उसमें क्या होगा कि उसमें ये चीज़ें उठेंगी और उसमें जो कीमती समय होता है संसद का, वो फिर इस तरह के मुद्दों के ऊपर जाया होगा। तो मेरे ख्याल से सरकार को बहुत सधे हुए तरीके से जो जितने तथ्य सामने ला सकती हैं वो लाना चाहिए और जो बात बिल्कुल फैक्ट है वो कहना चाहिए। लेकिन उसमें जैसे जो कानूनी विशेषज्ञ हैं उनकी बात राम जेठमलानी की, क्योंकि उनकी याचिका है और उनका बहुत ही तीखा बयान है आज के, चुहियाँ निकली और ये सब कुछ नहीं है। उधर सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि सबके नाम बता सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब सरकार की तरफ से जो है, हालांकि राम जेठमलानी जी ने अटॉर्नी जनरल को भी क्रिटिसाइज़ किया है, लेटर भी लिखा तो था, बिल्कुल लिखा था
और खैर उनका एक तरीके से कभी कभी बहुत बयान उस तरीके के वो देते भी हैं। तो सरकार को थोड़ा स्थिति और ज़्यादा साफ करनी चाहिए और आधिकारिक रूप से साफ करनी चाहिए, ना कि इनडायरेक्टली बयान दे करके। आज कई जगह, कई मैं कहूँ कि पॉलिटिकल और सोशल जो पर्सनालिटीज़ हैं उनके ट्विटर पे या सोशल साइट्स उस पर एक कॉमन सा बयान था कि ये बैलून जितना बड़ा था चुनाव से पहले और अब उतना ही छोटा नजर आ रहा है। क्या वाकई हकीकत इससे दूर है या करीब है? देखिए, हकीकत को लेकर के तमाम किस्म के दावे हैं कि कितने लाख करोड़ पैसा है, हर आदमी के खाते में पैसा चला जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि कोई पुख्ता, कोई ऑथेंटिक डाटा तो नहीं है इस तरीके का। लेकिन ये भी सच है कि कहीं ना कहीं ये इतना कम भी नहीं है कि जो कि बहुत थोड़ा सा अमाउंट हो। और जो एफिडेविट आया है कैसे शुरुआत माना जाए, आप देख रहे हैं, या फिर सिर्फ एक अभी मैं कहूँ कि कुछ अलग तरह की एक कहानी इसके पीछे भी है? देखिए, बहुत छोटी सी शुरुआत है मेरे ख्याल से। जो क्रिटिसिज्म सरकार का हुआ पिछले दिनों, जब सरकार ने बयान दिया, सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हम लोग इस तरीके से डिस्क्लोज नहीं कर सकते, उसको शायद थोड़ा फायर फाइटिंग मेजर की तरीके से ये है, सरकार को और थोड़ा साफ करनी चाहिए स्थिति। मेरा अपना मानना ये है। और देखिए, एक चीज़ और इसमें अभी भी आज सरकार ने बयान दिया और जो फैक्ट भी है, विदेश में खाता खुलवाना कोई गुनाह नहीं है, वैधानिक रूप से वो आपको उसकी इजाज़त देता है। तो लेकिन अब यह है कि वो उसका डिस्क्लोजर प्रॉपर हो, जो परमिसेबल लिमिट है, बिल्कुल वो तो करना ही पड़ेगा। अगर यह सवाल यही हो रहा है कि जैसे एक आज जिनका नाम आया, जिन सज्जन का, उनका कहना है कि हम तो NRI थे, उसके बाद उस खाते में पैसा कैसे आ गया हमें अभी नहीं पता। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ियां हैं ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी कि एक लंबा वक्त लग सकता है, इंतजार करना मेरे ख्याल से लंबा समय लगेगा। जी हरवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। संसद का शीतकालीन सत्र 24 नवंबर से शुरू होगा और 23 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान केंद्र सरकार की कोशिश कई अहम विधायी कामों को पूरा करने की होगी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की संसदीय मामलों की समिति ने आज सत्र की तारीख की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी। संसदीय मामलों की मंत्रिमंडल की समिति ने शीतकालीन सत्र की सिफारिश कर दी है। महीने भर चलने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में 22 बैठकें होंगी। इसमें 4 दिन गैर सरकारी कामकाज के लिए रखे गए हैं। संसद में फिलहाल 67 विधेयक लंबित है। इसमें 59 राज्यसभा में और 8 लोकसभा में हैं। संसद में शीतकालीन सत्र में जिन अहम विधेयकों को पारित और पेश किया जा सकता है, उनमें बीमा संशोधन विधेयक, GST संशोधन विधेयक के अलावा कोल ब्लॉक अधिग्रहण पर जारी अध्यादेश को विधेयक के तौर पर पारित किया जा सकता है। साथ ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और फैक्ट्रीज एक्ट समेत कई अहम विधेयक पारित कराने की भी कोशिश होगी। इसके अलावा लोकसभा के कुछ नए सदस्यों को शपथ भी दिलाई जाएगी। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के लिए 20 नवंबर को चुनाव होंगे। आयोग के मुताबिक उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को पूरा होगा, जिसमें BSP के 6, समाजवादी पार्टी के 2, BJP के 1 और 1 निर्दलीय सदस्य का कार्यकाल खत्म होगा। जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा उनमें समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह, समाजवादी पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव, BSP पार्टी की प्रमुख मायावती और BJP से कुसुम राय शामिल हैं। उत्तराखंड में 1 सीट BJP नेता भगत सिंह कोश्यारी के लोकसभा में चुने जाने की वजह से खाली हुई है। इस चुनाव के लिए 3 नवंबर को नामांकन दाखिल करने की शुरुआत होगी। मतदान और मतगणना दोनों ही 20 नवंबर को होंगे। चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर और झारखंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कल अधिसूचना जारी करेगा और इसके साथ ही दिल्ली में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी होगी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले दौर में 15 सीटों पर 25 नवंबर को मतदान होगा। वहीं झारखंड में भी पहले दौर के मतदान में 13 सीटों पर इसी दिन वोट डाले जाएंगे। दोनों राज्यों में पहले दौर के लिए 5 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 7 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 10 नवंबर तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। झारखंड में पहले 29 अक्टूबर को चुनाव अधिसूचना जारी होनी थी, लेकिन छठ पूजा के अवकाश के मद्देनजर अधिसूचना 28 अक्टूबर को जारी हो रही है। दिल्ली में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव की अधिसूचना भी 28 अक्टूबर को जारी होगी। दिल्ली में 25 नवंबर को वोटिंग होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र बीजेपी विधायक दल की बैठक कल मुंबई में होगी। इस बीच शिवसेना ने बीजेपी को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान कर दिया। वहीं एनसीपी ने प्रदेश में स्थिर सरकार बनने की उम्मीद जताई है। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के लिए बीजेपी नवनिर्वाचित विधायकों की मुंबई में मंगलवार को बैठक होगी। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और महाराष्ट्र बीजेपी के प्रभारी जेपी नड्डा भी शिरकत करेंगे।
वहीं पार्टी नेता ओम माथुर और राजीव प्रताप रूडी भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। विधायक दल की बैठक के बाद बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को ही राज्यपाल से मुलाकात कर सकता है। कल शाम तक पूरी तौर पर हम विधायक दल का नेता का चयन कर लेंगे और मैं आपको स्पष्ट तौर से ये कहना चाहूंगा कि सरकार बीजेपी के नेतृत्व में बनेगी। जहां तक शिवसेना का सवाल है, बातचीत का क्रम जारी है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम फैसला उस पर नहीं हुआ है। इस बीच शिवसेना बीजेपी को बिना शर्त समर्थन देने को तैयार हो गई है। पार्टी मुखपत्र सामना में सोमवार को छपे संपादकीय में शिवसेना ने नरमी के संकेत दिए। शिवसेना ने कहा है कि बीजेपी जिसको भी मुख्यमंत्री पद के लिए चुनेगी, शिवसेना उसका समर्थन करेगी। जो भी भारतीय जनता पार्टी का नेता विधायक दल का होगा, जो मुख्यमंत्री होगा, और वो नेता यूनाइटेड महाराष्ट्र को मजबूत बनाएगा, आगे लेके जाएगा, देश में नंबर 1 राज्य बनाएगा। शिवसेना ने हमेशा ऐसे नेताओं को ताकत दी है और सम्मान किया है। उधर एनसीपी ने कहा है कि वो सूबे में बीजेपी सरकार में शामिल नहीं होगी। पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि विधानसभा में विश्वास मत की सूरत में एनसीपी के विधायक गैर मौजूद रहेंगे। कोई बहुमत की सरकार बने तो हमें खुशी होगी। अगर अल्पमत की सरकार कोई महाराष्ट्र में बनती है और विधानसभा के पटल में बहुमत सिद्ध करने का कोई समय आता है, तो हम एब्सटेन रह के उस सरकार को काम करने का मौका देंगे। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के संभावित दावेदारों में प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे हैं। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में नई सरकार का शपथ ग्रहण 31 अक्टूबर को होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर दिल्ली में मतदाता सूची में हेरफेर की कोशिश करने का आरोप लगाया। इस मामले को लेकर केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय देव से आज मुलाकात की। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सोमवार को प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय देव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राजधानी में वोटर लिस्ट में कथित फर्जीवाड़े का मुद्दा उठाया। अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर भी इस मुद्दे को लेकर शनिवार को ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर हर निर्वाचन क्षेत्र में 5000 फर्जी वोटरों के नाम जुड़वाने का आरोप लगाया। हम लोग विजय देव जी से मिले, जो कि दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, और हमने उनको बताया कि किस तरह से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फर्जी वोट बनवाने और दूसरी पार्टी के लोगों के वोट कटवाने की कोशिशें की जा रही हैं। बीजेपी ने केजरीवाल के इन आरोपों का खंडन किया है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल बिना वजह निर्वाचन आयोग के कामकाज में दखलंदाजी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी मीडिया में बने रहने के लिए कुछ भी बोल सकती है। जब वो आरोप हमारे ऊपर लगा रही है फर्जी वोट बनाने का, तो वो हमारे ऊपर आरोप नहीं लगा रही है, वो इलेक्शन कमीशन की स्वायत्ता के ऊपर आरोप लगा रही है, क्योंकि वोट बनाना और वोट काटने का काम इलेक्शन कमीशन का है, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल पार्टी की तरह नहीं। अरविंद केजरीवाल ने इस साल 14 फरवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। राजस्थान में वसुंधरा राजे मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया गया। राज्यपाल कल्याण सिंह ने राजभवन में 14 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इनमें 4 को कैबिनेट, 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 4 को राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। राज्यपाल सिंह, किरण माहेश्वरी, सुरेंद्र गोयल को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। पिछले साल दिसंबर में वसुंधरा राजे सिंधिया के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहला मंत्रिमंडल विस्तार है। हरियाणा की नवगठित विधानसभा का पहला सत्र 3 नवंबर से शुरू होगा। ये फैसला आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हुआ। बैठक में पिछली सरकार की घोषणाओं पर पुनर्विचार की बात भी हुई और ये भी तय हुआ कि नवंबर से केंद्र की तर्ज पर हरियाणा के सभी जिलों में स्वच्छ हरियाणा अभियान की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई सरकार किसी बदले की भावना से काम नहीं करेगी। पूर्वी तट पर हुदहुद की तबाही के बाद अब पश्चिमी तट पर चक्रवाती तूफान नीलोफर का खतरा मंडरा रहा है। अरब सागर में उठा तूफान तेजी से गुजरात की ओर बढ़ रहा है और इसके 31 अक्टूबर से पहले तक पहुंचने की आशंका और उसको देखते हुए गुजरात के तटीय इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान तेजी से गुजरात तट की ओर बढ़ रहा है। आशंका है कि नीलोफर नाम का ये चक्रवात जब गुजरात के तट को पार करेगा तो करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी और तटीय इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है।
इसके 31 अक्टूबर को गुजरात के नलिया इलाके में पहुंचने की आशंका है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने आला अधिकारियों के साथ बैठक करके तैयारियों की समीक्षा की। राज्य प्रशासन तूफान से निपटने की तैयारी में जुटा है। पहले तो मछुआरों को बुला लिया है, वापस आ जाइए, एक काम पूरा कर दिया है। दूसरा जो 25-50 किलोमीटर अंदर उसका इफेक्ट होने वाला है, तो हम लोगों ने अभी से कहा है कि जो ट्री है उसका ट्रिमिंग कर दें, जिसकी वजह से जो फॉल हो जाता है ट्री वो न हो। तूफान के असर से सौराष्ट्र के तटीय इलाकों और कच्छ के इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। दोपहर के बाद से पूरा तंत्र अलर्ट पर है। सभी कंसर्न डिपार्टमेंट को इसके बारे में बता दिया गया है। आज भी उसका रिव्यू हो रहा है। हेडक्वार्टर में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कंट्रोल रूम चालू कर दिए गए हैं। तट में पहुंचने के बाद तूफान की तीव्रता कम हो जाएगी, लेकिन इसका असर पश्चिमी और मध्य भारत पर भी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकार 2022 तक शहरी आबादी को आवास उपलब्ध कराने के लिए व्यापक योजनाओं की तैयारी कर रही है। संसद के पिछले सत्र में राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि शहरी आबादी के लिए अभी करीब 2 करोड़ घरों की जरूरत है। रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में लोगों का गांव से शहरों की ओर पलायन होता है। शहरी आबादी पर बढ़ते इसी बोझ ने आवास की समस्या को और भी विकराल रूप दे दिया है। बीजेपी नेता प्रभात झा ने राज्यसभा में शहरी आवास की समस्या से जुड़ा सवाल उठाया तो सरकार ने भी माना कि शहरों में आवास की समस्या गंभीर है। पिछले 20 वर्षों में 40 से अधिक आवासीय योजनाएं केंद्र सरकारों ने देश पर लागू किया। उसके बावजूद 18.78 मिलियन लोगों को मकान अभी नहीं मिला है। इस कमी को दूर करने के लिए सरकार ने 2022 तक सभी को आवास मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है। इसमें तमाम पुरानी और नई योजनाओं को शामिल किया गया है, जैसे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन, शहरी गरीबी बुनियादी सेवा योजना, एकीकृत आवास और स्लम विकास योजना, राजीव ऋण योजना, भागीदारी किफायती आवास योजना शामिल है। जानकार मानते हैं कि 2022 तक सबके लिए आवास का लक्ष्य पूरा करना बड़ी चुनौती है। इसके लिए बड़े एक्शन प्लान की जरूरत है। जमीन उपलब्ध होना खासतौर से बड़े शहरों में ये मुख्य समस्या बन सकता है। छोटे आदमी के लिए संभव नहीं होगा कि उतना कर्जा लेकर के करें। तो गवर्नमेंट का क्या स्कीम है, बैंकों को किस तरह इसमें साथ मिलाएंगे और उसको धनराशि वापस करना है तो लंबे अरसे में कैसे वापस हो सकता है, ये सब चीज़ें इसमें वर्कआउट करना होगा। आवास की समस्या के लिए पूंजी जुटाने के मकसद से सरकार हाउसिंग सेक्टर में एफडीआई के साथ बाहरी वाणिज्यिक ऋण और आवास के लिए आयकर में छूट बढ़ाने जैसे कदम भी उठा रही है। जाहिर है शहरों में आवासों का निर्माण और नए शहर बसाना सरकार की प्राथमिकता भी है और बड़ी चुनौती भी। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों ने आज पश्चिम बंगाल के वर्धमान में विस्फोट स्थल का दौरा किया। अजीत डोभाल के साथ एनआईए महानिदेशक शरद कुमार, एनएसजी महानिदेशक जयंत नारायण चौधरी और खुफिया ब्यूरो के निदेशक सैयद आसिफ इब्राहिम भी खगरागढ़ गए। उन्होंने यहां उस मकान का जायजा लिया जहां 2 अक्टूबर को विस्फोट हुआ था। आईईडी बनाते वक्त इस धमाके में 2 आतंकी मारे गए थे। एनआईए ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। डोभाल ने बाद में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मुलाकात की। चीन की आपत्ति के बावजूद वियतनाम के साथ भारत अपने आर्थिक और रणनीतिक रिश्ते मजबूत करेगा। वियतनाम के प्रधानमंत्री नुएन तन डंग मंगलवार को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत में दोनों देशों के बीच सहयोग के अवसरों पर चर्चा करेंगे और कुछ अहम समझौतों पर दस्तखत भी होंगे। वियतनाम के प्रधानमंत्री नुएन तन डंग मंगलवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे तो भारत के नए निजाम के साथ संबंधों के एक नए दौर की शुरुआत होगी। एनडीए सरकार आसियान देशों के बीच अपनी पैठ को मजबूत बनाना चाहती है और वियतनाम इसमें मददगार साबित होगा। Vietnam will be the ASEAN coordinator for India for 2015 to 18, and this would see greater possibilities for our deeper engagement with the ASEAN. वियतनाम के प्रधानमंत्री ने भारत की अपनी 2 दिवसीय यात्रा की शुरुआत बिहार के बोधगया से की। यहां उन्होंने बौद्ध धर्म के पवित्र महाबोधि मंदिर पर जाकर भारत के साथ अपनी सांस्कृतिक एकजुटता का प्रदर्शन किया।
मंगलवार को दोनों देशों के बीच बुनियादी ढांचा, रसायन, वस्त्र, मशीनरी, चमड़ा उद्योग, वित्त, सूचना तकनीक और पर्यटन को लेकर समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। We see this visit of the Vietnamese Prime Minister to India as an opportunity to consolidate further and strengthen our relationship with one of our strongest and most friendly partners in the ASEAN. वियतनाम के साथ भारत तेल और गैस के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का इच्छुक है। वियतनाम ने पिछले दिनों भारत को समुद्र के बीच से गैस निकालने का प्रस्ताव भी दिया है। हालांकि चीन इस पर आपत्ति कर रहा है, लेकिन भारत इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा। Oil business is a risky business, and going to politically unstable regions has been a compulsion for oil companies from developing countries like India. Some time ago it was the case for Chinese companies also. भारत और वियतनाम के बीच फिलहाल 7 अरब डॉलर से ज्यादा का सालाना व्यापार है और वियतनाम अपने देश को कारोबार के लिए दुनिया के सामने खोलना चाहता है। भारत और वियतनाम के बीच समझदारी होने के कारण दोनों देशों को इससे काफी लाभ होगा। वियतनाम के कारण सामानों के आयात में चीन पर निर्भरता तो थोड़ी कम होगी ही, लेकिन भारत और वियतनाम के संबंधों के सिर्फ आर्थिक पहलू नहीं हैं, बल्कि चीन के पीछे समुद्र के किनारे एक लंबा भूभाग होने की वजह से वियतनाम के रणनीतिक महत्व बहुत ज़्यादा है और पूरे एशिया के शक्ति संतुलन में वियतनाम की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए दिल्ली से अखिलेश सुमन। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने आज दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों से मुलाकात की। प्रोफेसर अनुराधा चेनॉय की अगुवाई में अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र के छात्रों ने उपराष्ट्रपति से विभिन्न सामाजिक आर्थिक मुद्दों के अलावा उच्च शिक्षा में शोध के विषय पर चर्चा की। छात्रों ने शोध के लिए वित्तीय संस्थानों की दिक्कतों से भी उपराष्ट्रपति को अवगत कराया। मोहम्मद हामिद अंसारी ने छात्रों की समस्याओं का समाधान करने का भरोसा भी दिया। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।